काजल और क्रिस्टल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे इग्नू एमए सोशियोलॉजी के पेपर MSO01 का असाइनमेंट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन है, इवांस प्रिचर्ड के सामाजिक संरचना पर दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। इवांस प्रिचर्ड की सामाजिक संरचना की अवधारणा का उल्लेख रेडक्लिफ ब्राउन के लेख में किया गया था, जो मूल रूप से 1940 में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के राष्ट्रपति का संबोधन था। हालांकि रेडक्लिफ ब्राउन ने इवांस प्रिचर्ड के उपयोग पर कोई आपत्ति नहीं जताई। वाक्यांश सामाजिक संरचना। उन्होंने सोचा कि इवांस प्रिचर्ड की तुलना में बहुत कुछ शामिल करना अधिक मूल्यवान होगा। अपनी पुस्तक द नुएर के अंतिम अध्याय के अंतिम खंड में इवांस प्रिचर्ड ने सामाजिक संरचना की अवधारणा को रेखांकित किया। इवांस प्रिचर्ड सूडानी नुएर के साथ व्यापक फील्ड वर्क में लगे हुए थे। उन पर अपने पहले मोनोग्राफ में उन्होंने एक उचित सिद्धांत की कमी के कारण नुएर समाज को उस समय की तुलना में विश्लेषण के अधिक अमूर्त स्तर पर वर्णित करने का प्रयास किया। इवांस प्रिचर्ड ने नुएर पर अपने काम में ऐसे सिद्धांत की तलाश की। हालांकि समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान पर प्रभाव डालने वाले उनके कई विचार बाद में विकसित हुए। नुएर पर अपने मोनोग्राफ में उन्होंने सबसे पहले उन लोगों के जीवन के लिए मवेशियों के महत्व का विवरण दिया है जिनका उन्होंने अध्ययन किया था। जिस पारिस्थितिक तंत्र में वे स्वयं को पाते हैं वह उनके क्षेत्रीय वितरण और पारगमन को निर्धारित करता है। समय और स्थान की न्यूयर अवधारणाएं मुख्यतः उनकी आजीविका के पैटर्न से उत्पन्न होती हैं। फिर इवांस प्रिचर्ड उन क्षेत्रीय वर्गों की जांच करते हैं जो एक केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकरण की अनुपस्थिति में उनकी राजनीतिक व्यवस्था बनाते हैं। नुएर एक राज्य विहीन या शीर्षस्थ समाज का एक अच्छा उदाहरण है। उनकी चर्चा ने खंडीय राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा को जन्म दिया है, जहां सामाजिक व्यवस्था की काफ़ी हद तक समाज के विभिन्न वर्गों के विरोध और संतुलन का कार्य है। इवांस प्रिचर्ड ने नुएर समाज के घटकों की व्याख्या की और उन्होंने कैसे बातचीत की, इससे उन्हें सामाजिक संरचना का विचार आया। उन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन की तरह व्यक्ति की अवधारणा से दूर करने के बजाय समूहों के संदर्भ में सामाजिक संगठन पर विचार करना शुरू किया। उन्होंने आंशिक रूप से इस प्रकार कहा, सामाजिक संरचना से हमारा तात्पर्य समूहों के बीच संबंधों से है, जिनमें उच्च स्तर की स्थिरता और निरंतरता होती है। समूहों का संगठित संयोजन ही संरचना है। समूह वहीं रहते हैं क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उनमें से गुजरते हैं। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, समय के साथ उन्हें भर्ती किया जाता है और नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन समूह ऐसा नहीं करते। जीवन और मृत्यु की प्रक्रियाएं व्यक्तियों को प्रभावित करती है, लेकिन समाज की संरचना कायम रहती है। यह समाज है कि इवांस प्रिचर्ड के लिए सामाजिक संरचना उन इकाइयों से यह स्पष्ट है कि इवांस प्रिचर्ड के लिए सामाजिक संरचना उन इकाइयों से संबंधित है जो काफ़ी हद तक अपरिवर्तनीय है, यानी समूह। रेडक्लिफ ब्राउन का संरचनात्मक रूप से वही अर्थ है जो इवांस प्रिचर्ड का सामाजिक संरचना से है। सामाजिक संरचना का वर्णन करने के लिए विचार किए जाने वाले समूहों को संरचनात्मक समूह कहा जाता है, जिसके उदाहरण नुएर में क्षेत्रीय समूह, वंश और आयु समूह हैं। इवांस प्रिचर्ड परिवार को एक संरचनात्मक समूह नहीं मानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि परिवार की तुलना में अन्य समूहों में अधिक स्थिरता है। एक परिवार अपने सदस्यों के निधन पर टूट जाता है और एक नए परिवार का निर्माण होता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, परिवार संरचना के संरक्षण के लिए आवश्यक है। इस प्रकार यह सुझाव नहीं देता कि वे कम महत्वपूर्ण हैं। परिवार बढ़ते हैं और नए सदस्य प्राप्त करते हैं, जो संरचना और इसकी निरंतरता को बनाए रखता है। इवांस प्रिचर्ड के अनुसार संरचना की इस परिभाषा का अर्थ यह नहीं है कि संरचना बनाने वाले समूह सुसंगत और स्थिर है। हालांकि क्षेत्रीय, वंश और आयु निर्धारित प्रणालियों समय के साथ बदलती हैं, वे ऐसा धीरे धीरे करती हैं
और उनके हिस्से हमेशा उसी तरह से परस्पर क्रिया करते हैं। अगला है मालिनोव्स्की की संस्कृति के वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा कीजिए। सामाजिक विज्ञान विश्वकोश ने संस्कृति शब्द की मालिनोव्स्की की परिभाषा प्रकाशित की। उनके अनुसार संस्कृति में पारित कलाकृतियों, वस्तुओं, तकनीकी प्रक्रियाओं, विचारों, आदतों और मूल्यों का समावेश होता है। मालिनोव्स्की सामाजिक संरचना को असंदिग्ध रूप से संस्कृति के एक घटक के रूप में देखते हैं। आप पाएंगे कि संस्कृति की उनकी परिभाषा और टायलर की परिभाषा इस संबंध में बहुत समान है। हमारे वैकल्पिक पाठ्यक्रमों में हमने अक्सर टायलर की संस्कृति की परिभाषा का उल्लेख किया है। हम इसे एक बार फिर कहते हैं। टायलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, नैतिकता, रीति रिवाज और समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य सभी क्षमताएं और आदतें शामिल हैं। दोनों परिभाषाओं के बीच तुलना से पता चलता है कि टायलर ने जटिलता पहलू पर जोर दिया है, जबकि मालिनोव्स्की ने संस्कृति के संपूर्णता पहलू पर जोर दिया है। मालिनोव्स्की के सावधानीपूर्वक फील्ड वर्क के परिणाम 1922 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एस्ट्रोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक में प्रकाशित हुई थी। यहाँ उन्होंने संस्कृति के विचार को एक जटिल, अच्छी तरह से संतुलित प्रणाली के रूप में लागू किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी प्रथा या संस्था के उद्देश्य को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि वह समग्र रूप से संस्कृति के रखरखाव में कैसे योगदान देता है। मालिनोव्स्की के अनुसार एक संस्कृति पर एक विशिष्ट वास्तविकता के रूप में स्वतंत्र रूप से शोध किया जाना चाहिए। मालिनोव्स्की ने समग्र रूप से संस्कृति कैसे कार्य करती है इसकी जांच के लिए दृष्टिकोण या क्षेत्र पद्धतियाँ बनाई। उनके कार्यात्मकता के स्वरूप ने क्षेत्र तकनीकों पर उनकी एकाग्रता के कारण मानव विज्ञान में लगभग क्रांति ला दी। उन्होंने उन शब्दावली का मौलिक पुनर्मूल्यांकन किया जिनका प्रयोग कभी संस्कृति का वर्णन और विश्लेषण करने के लिए किया जाता था। आइए सामग्री की 3 मुख्य श्रेणियों पर एक नज़र डालें जिनके लिए मालिनोव्स्की के अनुसार विशेष डेटा संग्रह विधियों की आवश्यकता होती है। पहला, उन्होंने किसी संस्कृति की संस्थाओं और प्रथाओं का वर्णन करने के लिए ठोस साक्ष्य द्वारा सांख्यिकीय दस्तावेजीकरण दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। उनका इरादा फील्ड वर्कर को वास्तविक दुनिया की स्थितियों के अवलोकन, प्रतिभागियों के साथ साक्षात्कार और उनके द्वारा प्रदान किए गए विवरणों के आधार पर किसी गतिविधि के घटकों और इसकी विभिन्न विषमताओं के बीच संबंध को समझने का था। दूसरा, दैनिक सामाजिक अंतःक्रियाओं पर नज़र रखनी होती थी और उन्हें एक अद्वितीय नृवंश विज्ञान नोटबुक में सावधानीपूर्वक दर्ज करना होता था। मालिनोव्स्की ने लिखा, देसी रीति रिवाजों के नियमों और नियमितताओं पर काम करने में और डेटा और देशी बयानों के संग्रह से उनके लिए एक सटीक सूत्र प्राप्त करने में हम पाते हैं कि सटीकता वास्तविक जीवन के लिए विदेशी है जो कभी भी किसी भी नियम का कठोरता से पालन नहीं करती है। इससे किसी दिए गए रिवाज को निभाने के तरीके नृवंश विज्ञानी द्वारा सटीक रूप से तैयार किए गए नियमों का पालन करने में मूल निवासियों के व्यवहार, समाजशास्त्रीय घटनाओं में लगभग हमेशा होने वाले अपवादों के अवलोकन से पूरक होना चाहिए। और तीसरा, उन्होंने क्षेत्रीय कार्यकर्ता से देशी मानसिकता का दस्तावेजीकरण करने के लिए नृवंश विज्ञान कथन, विशिष्ट आख्यान, विशिष्ट कथन, लोक कथाओं की वस्तुएं और जादुई सूत्र एकत्र करने के लिए कहा। मालिनोव्स्की ने लोग क्या सोचते हैं, वे वास्तव में क्या करते हैं और वे जो कहते हैं उसके बीच विसंगतियों की सूक्ष्मताओं को समझने की कोशिश की। स्वयं मालिनोव्स्की जैसे प्रतिभाशाली क्षेत्र शोधकर्ता को उन विषयों के साथ व्यक्तिगत संबंध विकसित करना था जिसके अध्ययन में वे रुचि रखते थे। मालिनोव्स्की ने उपयोग किए विचार को कार्य के रूप में संदर्भित किया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि सभ्यताएं एक इकाई के रूप में कार्य करती थीं, इसलिए वे समग्र रूप से एकीकृत थीं। उनका मानना था कि संस्कृति के हर पहलू पर उसके प्रतिभागियों के लिए महत्व है। उन्होंने एक तरह से लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का काम किया। इसे उनके रिश्ते का औचित्य माना जा सकता है। अगला है आधुनिकीकरण एवं आधुनिकता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। आधुनिकीकरण पारंपरिक या आदिम समुदायों से आधुनिक समाजों में संक्रमण की प्रक्रिया है। आधुनिकता को सामाजिक अस्तित्व की एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जो पिछले सभी प्रकार के मानव अनुभव से काफ़ी अलग है। आधुनिकीकरण किसी भी चीज़ को आधुनिक या समसामयिक युग में लाने की प्रक्रिया है। इसमें सिस्टम की प्रभावकारिता और दक्षता बढ़ाने के लिए नए दृष्टिकोण, अवधारणाओं और तकनीकों को लागू करना शामिल है। राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और संस्कृति उन अनेक क्षेत्रों के कुछ उदाहरण हैं जहां आधुनिकीकरण हो सकता है। दूसरी ओर आधुनिकता का तात्पर्य वर्तमान या आधुनिक होने की गुणवत्ता से है। यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक घटना है जो पहली बार यूरोप में ज्ञानोदय के युग के दौरान सामने आई थी। आधुनिकता की विशेषता पारंपरिक मूल्यों और मान्यताओं से तर्कसंगतता, व्यक्तिवाद और वैज्ञानिक सोच की ओर बदलाव है। आधुनिकीकरण अक्सर औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और वैश्वीकरण से जुड़ा होता है, क्योंकि ये प्रक्रिया आधुनिक दुनिया में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रमुख चालक रही हैं। इसे प्रगति, विकास और समृद्धि प्राप्त करने के साधन के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि आधुनिक समाज पारंपरिक समाजों की तुलना में अधिक कुशल, उत्पादक और नवीन है। आधुनिकता एक सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन है जो 19वीं सदी के अंत में यूरोप में उभरा और 20वीं सदी में पूरी दुनिया में फैल गया। इसकी विशेषता पारंपरिक मूल्यों, विश्वासों और संस्थानों को तोड़ना और तर्क, विज्ञान और व्यक्तिवाद को अपनाना है। आधुनिकता को अक्सर ज्ञानोदय, वैज्ञानिक क्रांति और पूंजीवाद के उद्देश्य से जोड़ा जाता है, क्योंकि इन विकासों ने चर्च, राजशाही और अभिजात वर्ग के अधिकार को चुनौती दी और आधुनिक राष्ट्र, राज्यों, नागरिक समाज और मानव अधिकारों के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिकता को अलगाव, विखंडन और अनिश्चितता की भावना से भी चिन्हित किया जाता है, क्योंकि व्यक्तियों को आधुनिक जीवन की जटिलताओं और विरोधाभासों का सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो मुक्तिदायक और दमनकारी दोनों है, क्योंकि यह आत्म प्राप्ति और सामाजिक गतिशीलता के लिए नए अवसर प्रदान करती है, लेकिन व्यक्ति को असमानता, शोषण और उत्पीड़न के नए रूपों से भी अवगत कराती है। आधुनिकीकरण से तात्पर्य सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया से है जो औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप होता है। दूसरी ओर आधुनिकता आधुनिकीकरण की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुए सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलनों को संदर्भित करती है। ये दोनों शब्द विनिमय नहीं है और इन्हें इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यह कहना कि एक देश आधुनिकता का अनुभव कर रहा है जबकि आपका वास्तव में आधुनिकीकरण का मतलब गलत है। आधुनिकता एक सांस्कृतिक एवं बौद्धिक आंदोलन है, कोई प्रक्रिया नहीं। आधुनिकीकरण आमतौर पर किसी चीज़ को अधिक आधुनिक या समसामयिक बनाने के लिए उसे अद्यतन करने या सुधारने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें अक्सर दक्षता, उत्पादकता या गुणवत्ता में सुधार के लक्ष्य के साथ नई तकनीकों या प्रथाओं को अपनाना शामिल होता है। कुछ संदर्भों में आधुनिकीकरण को एक सकारात्मक शक्ति के रूप में देखा जा सकता है जो किसी समाज या उद्योग में प्रगति और विकास लाती है। उदाहरण के लिए एक विकासशील देश बुनियादी ढांचे, शिक्षा और प्रौद्योगिकी में निवेश करके अधिक उत्पन्न अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ने के लिए आधुनिकीकरण का प्रयास कर सकता है। एक व्यवसाय संचालन को सुव्यवस्थित करने, लागत कम करने और तेजी से बदलते बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए आधुनिकीकरण रणनीतियों को लागू कर सकता है। कोई व्यक्ति नई तकनीकों या जीवन शैली के रुझानों को अपनाकर
आधुनिकीकरण को अपना सकता है, जैसे स्मार्टफोन का उपयोग करना या माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करना। दूसरी ओर आधुनिकता एक सांस्कृतिक या बौद्धिक आंदोलन को संदर्भित करता है जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में उभरा, जिसमें नवाचार, व्यक्तिवाद और प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसे अक्सर औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और वैश्वीकरण के उद्देश्य से जोड़ा जाता है और समाज और संस्कृति पर इसके प्रभाव के लिए इसे मनाया और आलोचना की गई है। कुछ संदर्भों में आधुनिकता को स्वतंत्रता, रचनात्मकता और विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक वांछनीय स्थिति के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक कलाकार अभिव्यक्ति के नए रूपों का प्रयोग करके पारंपरिक मानदंडों और परंपराओं को चुनौती देकर आधुनिकता को अपना सकता है। एक दार्शनिक नीत्शे, वेबर या फौकॉल्ट जैसे विचारकों के कार्यों का विश्लेषण करके मानव पहचान, नैतिकता और राजनीति के लिए आधुनिकता के निहितार्थ का पता लगा सकता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्तिवाद और उपभोक्तावाद पर जोर देने के लिए आधुनिकता की आलोचना कर सकता है और समुदाय, स्थिरता और न्याय के वैकल्पिक दृष्टिकोण की वकालत कर सकता है। बेशक ये उदाहरण संपूर्ण नहीं है और आधुनिकीकरण और आधुनिकता के बीच का चुनाव कई कारकों पर निर्भर हो सकता है, जैसे ऐतिहासिक संदर्भ, सांस्कृतिक मूल्य, राजनीतिक विचारधारा और व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। इसके अलावा दोनों अवधारणाएं परस्पर अनन्य नहीं हैं और अक्सर जटिल तरीकों से ओवरलैप या प्रतिच्छेद कर सकती है। उदाहरण के लिए, कोई देश नवाचार, विविधता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देकर आधुनिकता प्राप्त करने के साधन के रूप में आधुनिकीकरण को अपना सकता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति आधुनिकीकरण के कुछ पहलुओं जैसे उपभोक्तावाद, भौतिकवाद या अनुरूपता को अस्वीकार करके आधुनिकता को अपना सकता है। कुल मिलाकर आधुनिकीकरण और आधुनिकता के बीच चयन करना आसान नहीं है और जिस संदर्भ में उनका उपयोग किया जाता है उस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इन अवधारणाओं की बारीकियों और जटिलताओं को समझकर हम तेजी से बदलती दुनिया में रहने की चुनौतियों और अवसरों की बेहतर सराहना कर सकते हैं। लोकतंत्र में नागरिक समाज की भूमिका एवं कार्य की व्याख्या कर सकते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनमें नागरिक समाज संगठन लोकतंत्र की मजबूती का समर्थन कर सकते हैं, जैसा कि डायमंड नोट करता है। नागरिक समाज अपनी शक्ति के उपयोग की निगरानी, सीमित और जांच करके राज्य को जवाबदेह बनाए रखने में मदद कर सकता है। इस सुविधा में राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम करने की क्षमता है जो विकासशील देशों में व्याप्त है। यह सरकार को लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह, खुला और ग्रहणशील बना सकता है, जिससे इसकी वैधता बढ़ जाती है। लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों को बढ़ावा देकर नागरिक समाज संगठन लोकतंत्र के अति अभिजात वर्ग और आम जनता दोनों की प्रतिबद्धता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे संगठन जो विशेष रूप से नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के साथ साथ राजनीतिक सुधार में शामिल है, इस संबंध में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। सरकार का आधार प्रशासनिक मशीनरी के बिना कोई सरकार नहीं हो सकती। कानूनों और नीतियों को लागू करना। सिविल सेवाएं कानूनों को लागू करने और सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। नीति निर्माण। सिविल सेवा नीति निर्माण के लिए भी मुख्य रूप से जिम्मेदार है। सिविल सेवा अधिकारी इस संबंध में मंत्रियों को सलाह देते हैं और उन्हें तथ्य और विचार भी प्रदान करते हैं। स्थिरीकरण बल। राजनीतिक अस्थिरता के बीच सिविल सेवा स्थिरता और स्थायित्व प्रदान करती है, जबकि सरकारें और मंत्री आ और जा सकते हैं। सिविल सेवा एक स्थायी स्थिरता है जो प्रशासनिक व्यवस्था को स्थिरता और निरंतरता की भावना देती है। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास के साधन। सफल नीति कार्यान्वयन से आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। केवल तभी जब वादा की गई वस्तुएं और सेवाएं इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचती हैं। सरकार किसी भी योजना को सफल कर सकती है। योजनाओं और नीतियों को साकार करने का कार्य सिविल सेवा के अधिकारियों पर आता है। कल्याण सेवाएं। सेवाएं विभिन्न प्रकार की
कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करती है, जैसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों का कल्याण, वृद्धावस्था में पेंशन, गरीबी उन्मूलन आदि। विकासात्मक कार्य सेवाएं विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्य करती हैं, जैसे कृषि में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना, उद्योग व्यापार, बैंकिंग कार्यों को बढ़ावा देना, डिजिटल विभाग को बढ़ावा आदि। प्रशासनिक न्याय निर्णयन सिविल सेवाएं राज्य और नागरिकों के बीच विवादों को न्यायाधिकरण आदि के रूप में निपटाकर अर्थ न्यायिक सेवाएं भी करती है। लोकतंत्र को मजबूत करने में नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे स्वायत्त होना चाहिए और राज्य और व्यावसायिक हितों द्वारा हेरफेर का विरोध करने में सक्षम होना चाहिए। एक मजबूत और विश्वसनीय नागरिक समाज लोगों और समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकता है और राज्य द्वारा शक्ति के उपयोग पर रोक लगाने का काम कर सकता है। एशिया के लोकतंत्र में नागरिक समाज में ताकत और मुखरता बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। यह अधिक मजबूत, अधिक स्वायत्त होगा और भविष्य में लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण के लिए सार्थक भूमिका निभाएगा। नागरिक समाज संगठन बड़े पैमाने पर जनता की राजनीतिक जागरूकता को प्रोत्साहित करने और अपने हितों की रक्षा के लिए उनकी राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने में अधिक सक्रिय होंगे। इन प्रयासों के माध्यम से सरकारें लोगों की ज़रूरतों के प्रति अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी बन सकती है और अभिजात वर्ग और बड़े पैमाने पर जनता लोकतंत्र के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होगी। इसलिए लोकतांत्रिक समीकरण हासिल किया जाएगा। एशियाई लोकतंत्रों में सरकार नागरिक समाज के विकास को गति दे सकती है। नागरिक समाज को सहयोजित करने और उसकी स्वायत्तता को प्रतिबंधित करने के लिए कॉर्पोरेटवादी मॉडल का उपयोग करने के बजाय राज्य नागरिक समाज संगठनों को उनके कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए सहायता प्रदान कर सकते हैं। यह सहायता वित्तीय सहायता और कर्मियों के प्रशिक्षण के रूप में होनी चाहिए। इसके अलावा नागरिक समाज की स्वायत्तता का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। सरकारों को स्वतंत्र नागरिक समाज से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह सरकारों को जनता की मांगों के प्रति अधिक ईमानदार, जवाबदेह, पारदर्शी और उत्तरदायी होने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे लोगों का समर्थन मिलेगा और उसकी बाध्यता मजबूत होगी। आगे है उत्तर संरचनात्मकता क्या है। डरीडा के विनिर्माण के सिद्धांत की जांच कीजिए। तो पहले संरचनावाद क्या है, इसको देखना है। उत्तर संरचनावाद दैवीय या पारलौकिक पूर्णता के विरुद्ध है, जैसा कि मानवतावादी सिद्धांतों का दृष्टिकोण था। हालांकि मानवता विरोधी एक मिथ्या नाम है और वास्तव में मनुष्य को देखने का एक और तरीका है जो अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत व्यक्तियों के खिलाफ नहीं है। इसके अलावा हम पाते हैं कि जबकि संरचनावाद वास्तविकता को द्विधारी विरोधों के बीच संबंधों के रूप में प्रस्तुत करता है, उत्तर संरचनावाद की वास्तविकता की दृष्टि खंडित है। सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक संबंधों को साफ सुथरे विरोधों के रूप में नहीं देखा जाता है। दूसरी ओर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को टुकड़ों में देखा जाता है और वास्तविकता की प्रकृति को पूरी प्रक्रिया की संपूर्ण समझ के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है। दर्शन और साहित्य में उत्तर संरचनावाद सिद्धांत के रूपों का एक संग्रह है जो संरचनावाद द्वारा स्थापित विचारों का निर्माण और अस्वीकार दोनों करता है, जो कि इसके पहले की बौद्धिक परियोजना है। यद्यपि उत्तर संरचनावादी सभी संरचनावाद की अलग अलग आलोचनाएं प्रस्तुत करते हैं, इनमें से सामान्य विषयों में संरचनावाद की आत्मनिर्भरता की अस्वीकृति, साथ ही इसकी संरचनाओं का निर्माण करने वाले द्विधारी विरोधों की पूछताछ शामिल है। तदनुसार उत्तर संरचनावाद पूर्व स्थापित सामाजिक रूप से निर्मित संरचनाओं के भीतर मीडिया की व्याख्या करने के विचार को त्याग देता है। डेरिडा का विखंडन का सिद्धांत। पारंपरिक पश्चिमी दार्शनिक धारणा है कि लेखन और भाषा एक बाहरी वास्तविकता का संकेत है, जिसे लोगोसेंट्रिज्म के रूप में जाना जाता है। डेरिडा द्वारा हमला किया गया था। डेरिडा के अनुसार पारंपरिक पश्चिमी दर्शन का एक मूल सिद्धांत यह विश्वास है कि एक निर्विवाद
पूर्ण सत्य मौजूद है जिसका उपयोग अर्थ को सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है। इससे यह पता चलता है कि यह सत्य व केंद्र बिंदु बन जाता है जिससे सभी अर्थ निकाले जाते हैं। जिस अवधारणा या वाक्यांश को सत्य का लेबल दिया जाता है उसे लोगों के रूप में जाना जाता है और इसे भाषा के माध्यम से समाज तक संप्रेषित किया जाता है जो अवधारणा को शब्दों में बदल देता है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि लोगोसेंट्रिज्म किसी शब्द के प्राकृतिक अर्थ, जैसा कि यह हमारे विचारों में अमूर्त रूप से मौजूद है, और इसके संस्थागत अर्थ, जैसा कि यह लिखित रूप में मौजूद है, के बीच अंतर पर जोर देता है। उदाहरण के लिए, जबकि न्याय एक अमूर्त विचार है जो बाद के अर्थों और ज्ञान को जन्म देता है, इसे कानून के रूप में संस्थागत बनाया गया है जो विचार की एक लिखित अभिव्यक्ति है। डेरिडा के अनुसार अवधारणाओं के प्राकृतिक और संस्थागत अर्थों को आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय वह इस बात पर जोर देते हैं कि संस्थाएं और प्रकृति आपस में जुड़ी हुई हैं। एक का अर्थ दूसरे के अर्थ को प्रभावित करता है, क्योंकि जैसा कि डेरिडा का प्रस्ताव है, प्रकृति का गठन संस्थानों के संदर्भ में होता है। हम कानून को न्याय के अवतार के रूप में देखने के बजाय उनकी बातचीत के माध्यम से दोनों धारणाओं को समझ सकते हैं। यदि हम कानून को न्याय के प्रतिनिधित्व के रूप में देखना जारी रखते हैं तो हम उन सभी अतिरिक्त तरीकों को नज़रअंदाज कर देंगे जिनसे न्याय को समझा जा सकता है, जो लिखित कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस प्रकार विखंडन पाठों की व्याख्या की विविधता की प्रशंसा करता है, इस विचार का खंडन करके कि अर्थ की उत्पत्ति पारलौकिक है। डिकंस्ट्रक्शन इस कहावत के प्रति वफादार रहता है, पाठ के बाहर कुछ भी नहीं है। इसके बजाय डेरिडा का कहना है कि उत्पत्ति उसकी संस्था से स्वतंत्र नहीं है बल्कि उसका एक कार्य है। डेरिडा इस बात पर जोर देते हैं कि विखंडन को एक विधि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे परिकल्पनाओं को सिद्ध या अस्वीकृत करने के लिए लागू किया जा सकता है। वह आगे कहते हैं, विखंडन हमारे आसपास हर समय बिना किसी विशेष उद्देश्य के जानबूझकर भी होता रहता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विखंडन का उद्देश्य मौजूदा प्रणालियों को नष्ट करने के बजाय उनके तर्क का खुलासा करना है। इससे सिस्टम को गहराई से समझने में मदद मिलती है। इस पद्धति में स्वयं पूर्वानुमेयता का अभाव है और यह एक अपरिवर्तनीय सत्य की खोज का कारण नहीं बन सकती है। यह उन सिद्धांतों और धारणाओं की संभावित व्याख्याओं और दृष्टिकोणों की सीमा को विस्तृत कर देगा जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। डेरिडा के अनुसार पश्चिमी सभ्यता में लोगों को अच्छाई और बुराई, मर्दाना और स्त्रैण और काले और सफ़ेद की बाइनरीज दिखाई जाती है। जब हम दुनिया को ऐसे विरोधों के संदर्भ में समझते हैं तो हम अनजाने में देहधारी के एक आधे हिस्से को श्रेष्ठता का शीर्षक देते हुए दूसरे को अधीनस्थ मानते हुए पदानुक्रम बनाते हैं। ऐसी द्विधारी संरचनाएं केवल उन पदानुक्रम को मजबूत करने का काम करती हैं जो वास्तविकता में पहले ही स्थापित कर चुके हैं। निश्चित अर्थ की धारणा को अस्वीकार करके विखंडन ऐसे आदेशों पर सवाल उठाता है जो इसके मुख्य कार्यों में से एक है। चूँकि ऐसा करने से एक प्रमुख और अधीनस्थ गतिशील को बने रहने और निश्चित अर्थ की वैकल्पिक अभिव्यक्ति की अनुमति मिलेगी, यह पदानुक्रम को उलटकर इसे प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है। इसके बजाय डिकंस्ट्रक्शन का उद्देश्य प्रमुख संस्थानों को नियंत्रण हासिल करने से रोकने के लिए विरोधी अर्थ की सीमाओं का पता लगाना और विचारों के स्रोत की जांच करना है। इस प्रकाशन में विखंडन को सच्चाई की खोज की विपरीत जांच की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।